अब हम करने वाले हैं सप्लाई फंक्शन। सप्लाई के बारे में वैसे काफ़ी डिस्कशन हमारा हो गया है इन द लास्ट सेशन। अब देखेंगे कि सप्लाई का रिलेशनशिप जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो दूसरे पैरामीटर्स के साथ कैसे दिखता है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ सप्लाई विथ अदर फैक्टर्स। ओके, सो clearly supply is a function of, which means supply depends on clearly price of the goods, price of the commodity, price of input. so input क्या होता है, किसी भी commodity को बनाने के लिए जो भी सारा raw material लगता है या वेजेस लगते हैं या रेंट लगता है, जो डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, all these things will be included in cost. So among all these things, depreciation is a non-cash expenditure. You must have studied that in accounts. और accounts में accounting standard 6 में depreciation accounting में भी ये बहुत डिटेल में है। वैसे depreciation का जो accounting standard है, accounting standard 6, वो आप इंटर में भी सीखेंगे। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगला है टेक्नोलॉजी। क्लियरली जितना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड इज बेटर, स्पीड इज फास्टर एंड द कॉस्ट इज लोअर। इन शॉर्ट दैट इज इंक्रीजिंग योर चांस ऑफ कैप्चरिंग द मार्केट इन अ बेटर वे। ओके, चलो द नेक्स्ट इज वेदर कंडीशंस। जैसे बहुत तेज बारिश हो या मे बी ड्यू टू फ्लडिंग और मे बी ड्यू टू स्नोफॉल, समटाइम्स ट्रांसपोर्टेशन लाइन्स आर डिस्टर्ब्ड एंड द सप्लाई बिकम्स इंटरमिटेंट। सो यस, वेदर कंडीशंस विल अफेक्ट सप्लाई। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे मैगी का एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। समटाइम्स गवर्नमेंट विल बैन द प्रोडक्ट ऑल टुगेदर, or sometimes they will try to regulate the supply in order to prevent hoarding. Hoarding का क्या मतलब है? गुड्स का आर्टिफिशियली क्रंच क्रिएट करना, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइजेस बढ़ने लगते हैं एंड दैट इज नथिंग बट इंड्यूसिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, जो कि एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है दे विल ऑलवेज बी affecting any supply or other supply of any commodity in the economy. Okay. The next is determinants of supply. इसमें prices पर बात हो गई है ऑलरेडी, goals के बारे में बात करेंगे। It depends on the goals of firm. कौन कौन से goals होते हैं? In few cases, goals of the firm might be profit maximization या employee पे focus रहता है, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव है कि मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूँ, देन हायर प्रॉफिट्स में बी अर्न बाय सेलिंग द कमोडिटीज एट हायर प्राइस। ऑल्सो वी विल फोकस एट सेलिंग मोर एंड मोर कमोडिटीज इन द मार्केट, बिकॉज बाय सेलिंग मोर नंबर ऑफ यूनिट्स एज वेल आई विल बी एबल टू गेन मोर प्रॉफिट। आई होप दिस इज क्लियर। सो अगर मेरा एम चैरिटी करना है तो प्रोबेबली मैं भी चीज़ें फ्री में बांट दूंगी। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या विप्रो जैसी कंपनीज, दे कंडक्ट अ लॉट ऑफ कैंपेन्स जहाँ पर ये लोग आदिवासी एरिया में वगैरह दे गिव अवे अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जैसे फूड हो, क्लोथिंग हो, शेल्टर हो। देयर माई एम इज नॉट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बट माई एम इज पब्लिक वेलफेयर। We also spoke about input prices. I commented on technology as well. Technology जब advanced हम use करते हैं तो our commodity has better quality, lower cost and the time required to complete the production is reduced. That is how I achieve maximum efficiency in my organization, which in turn leads to more profits. Okay. देन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। उसमें एक सब्सिडी की बात भी करेंगे। सब्सिडीज का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है,
आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस प्रोडक्शन कॉस्ट में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट या तो बेयर करता है या रीएम्बर्स करता है। क्या करता है? गवर्नमेंट या तो बेयर करता है या रीएम्बर्स करता है। व्हाई डज गवर्नमेंट डू दैट? बाय द वे सब्सिडीज कहाँ पर है? द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल वुड बी आवर कुकिंग गैस, जो घर पे सिलेंडर में आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो सब्सिडाइज्ड है क्योंकि उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट बेयर करता है, जो सब्सिक्वेंटली हमारे अकाउंट्स में जमा हो जाता है। सो यस, गवर्नमेंट पॉलिसीज विल ऑलवेज अफेक्ट सप्लाई। The next is expectation about future prices. अगर प्रोड्यूसर्स को लगता है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है, तो प्रेजेंट में वो क्या करेंगे? प्रेजेंट सप्लाई को कम कर देंगे। क्यों? तो सारी चीजें अभी नहीं बेचूंगी ना मैं। आई विल वेट अंटिल द प्राइसेस सर्ज एंड आफ्टर दिस सर्ज आई विल अगेन स्टार्ट सेलिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये प्राइस नहीं है, यू नीड टू अंडरलाइन फ्यूचर प्राइस। इफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ राइज इन प्राइस फ्यूचर में, then I'm going to restrict my present supply. I will wait for the prices to surge and then I will again increase the supply. Why am I doing this? Because I wish to take the benefit of future में होने वाले price increase का। ठीक है, अगला है prices of the other commodities. Clearly कौन कौन सी other commodities हो सकती है? Anything that's related to the existing commodity. We have already spoken about that a lot of times. Related goods and unrelated goods. Under related goods there could be two type of goods, substitutes या complements. Substitutes का example would be Coke and Pepsi. Complements का example would be car and petrol. Unrelated तो वैसे absolutely unrelated हो सकता है, जैसे चप्पल and car आपस में कुछ भी relation नहीं है. So yes, that will as well affect supply. Then number of firms in the market. Okay, जितनी फर्म्स कम होंगी ना मार्केट में, जितनी नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगी, उतना सप्लाई पर फर्म ज़्यादा होगा, उतना सप्लाई पर फर्म ज़्यादा होगा। मतलब क्या? मोस्टली ना इन एनी नॉर्मल केस जो मार्केट का टोटल सप्लाई होता है ना वो सेम ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर मार्केट में एक दिन में 1000 किलोग्राम अनियन बिकता है, सो 1000 किलोग्राम अनियन सप्लाई होता है एंड फिलहाल सप्लाई करने वाले दो ही फर्म्स या दो ही शॉप्स है समझो। तो ईच शॉप इज सेलिंग 500 kg ऑफ अनियंस, ईच शॉप इज सेलिंग 500 kg ऑफ अनियंस। अब क्या होता है, दो नए लोग आते हैं इसी मार्केट में, सो नाउ देयर आर 4 फर्म्स सारे मिला के। सो नाउ द रिवाइज सिचुएशन विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 4 एंड ईच फर्म विल बी सप्लाइंग 250 kg. So each firm is supplying 250 kg. So जैसे नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती हैं तो जो डिक्रीज के लिए एप्लीकेबल है, द सेम इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स। सो जैसे नंबर ऑफ फर्म्स आर इंक्रीजिंग, सप्लाई ऑफ यूनिट्स सप्लाइड पर फर्म इज डिक्रीजिंग। सो देखो यहां से द नंबर ऑफ फर्म्स changed from 2 to 4, which means there is increase in number of firms, and as a result of that we observe decrease in quantity supplied. So I hope all that is absolutely clear.
एंड द लास्ट वन इज नेचुरल फैक्टर्स, जहाँ पे हर कोई बेहद हेल्पलेस है. Favorable weather conditions will always help you to grow your supply and hence your business. However, adverse weather conditions जैसे floods हो या famines हो या फिर pests हो, so all these things will adversely affect your supply. Okay. अब अगला टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इलास्टिसिटी में क्या देखेंगे हम लोग? इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई. टू बिगिन विथ वी विल स्टडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इससे पहले वी हैव स्टडीड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ वी आर स्टडीइंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. नाउ व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी? It means responsiveness of supply towards price. कि प्राइस जब घटता या ज़्यादा हो जाता है तो सप्लाई उसके ऊपर कैसे चेंज होता है. ओके, तो वो होगा प्रपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई अपॉन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. करेंगे कैसे? प्रपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई मतलब डेल्टा क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस विच इज डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्राइस अपॉन पी. वी मे ऑल्सो कंसिडर परसेंटेज चेंज बाय मल्टीप्लाइंग ईच बाय 100, लेकिन अल्टीमेटली वो 100 कैंसल ही होता है. So instead of percentage change, we can also simply use proportionate change. Now as per the rules of mathematics, delta QS upon QS into हो जाएगा, ये P अब ऊपर जाएगा divided by delta P. अब ये जो delta P है यहाँ पर dP भी लिखते हैं and ये जो delta QS है यहाँ पर dQ भी लिख सकते हैं. So you can use any sign convention you feel you are comfortable with. So it's perfectly fine. अब अगला है types of elasticity of supply. Again there are 5 different options. E is infinity, E is equal to 0, E is equal to 1, E greater than 1 and E less than 1. यहाँ पे डायग्राम्स नहीं है लेकिन हम बिल्कुल भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप भी ड्रॉ कर लीजिए. ओके, अगेन एक्स एक्सिस विल इंडिकेट क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस विल इंडिकेट प्राइस. ओके, नाउ दिस इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. मीन्स सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट चेंज इन प्राइस या फिर इवन अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन प्राइस की वजह से सप्लाई ट्रिमेंडस इंक्रीज या डिक्रीज होता है. सो इधर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू प्राइस और योर सप्लाई इज चेंजिंग इवन दो देर इज नो चेंज इन प्राइस. तो कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि एकदम स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस भी क्या कर रहा है, सप्लाई को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है, या फिर योर सप्लाई इज चेंजिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन प्राइस. तो कैसे करेंगे इसे? देखो, माय प्राइस इज कांस्टेंट क्योंकि चेंज तो प्राइस में हो नहीं रहा है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड इज चेंजिंग एंड द ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहाँ पे होगा E is infinity. Responsiveness is way too much and E is infinity. अगला है perfectly inelastic. मतलब चाहे प्राइसेस कितने भी चेंज हो, आपका क्वांटिटी सप्लाइड चेंज ही नहीं हो रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, तो irrespective of the change in price, quantity supplied is not changing and hence the graph will be vertical and E will be 0. मतलब क्या, 5 रुपये पर भी मेरा क्वांटिटी सप्लाइड 10 ही है
₹10 पर भी 10 है और ₹15 पर भी 15 है, means my quantity supplied is not responding at all to the change in price. Hence the graph is parallel to y-axis or we may say graph is vertical. Okay. अगला है, मैं पहले यूनिटरी इलास्टिक करा दूंगी, जहां पर proportionate change in supply will be equal to proportionate change in price. तो अगर क्वांटिटी सप्लाइड इज चेंजिंग बाय 10%, तो प्राइस में भी चेंज 10% ही होने वाला है। अगर प्राइस 5% से चेंज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 5% से चेंज होने वाला है। यहाँ पर E होगा इक्वल टू 1 एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस, E इक्वल टू 1। ये है क्वांटिटी सप्लाइड और ये है प्राइस। ओके, मतलब क्या है, आपका जो सप्लाई कर्व है इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। गाइस देयर इज अ मिसप्रिंट, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। दैट्स व्हाई आई वाज टेकिंग अ रीडिंग। ये नोट्स में करेक्टेड दिया हुआ है मैंने, नोट्स के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, अब यहां पर होगा E लेस देन 1, यानी कि क्या, proportionate change in quantity supplied is less than proportionate change in price. I will write it for you, बहुत easy है। So this is quantity supplied and this is price. The price is changing by 10%, then the quantity supplied is simply changing by 5%. Okay. So E less than 1 का ग्राफ होगा, ज्यादा ऐसे खड़ा रहा। सो ये हो जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड, ये है प्राइस। E ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, इसके प्रिसाइजली उल्टा। मतलब क्या, सपोज क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस को वी आर कंपेयरिंग एंड द चेंज इन प्राइस इज 10%, बट द क्वांटिटी सप्लाइड इज चेंजिंग say by 17%. So proportionate change in price is less than proportionate change in quantity supplied. Or you can write ulta bhi, proportionate change in quantity supplied is more than proportionate change in price. तो इस केस में ग्राफ होगा ज्यादा फ्लैट। देखिए यहाँ पर इससे और इससे कंपेयर कीजिए। Again this is quantity supplied and this is price, and here will be E greater than 1, here it is E less than 1. Fair है। So अगर पांचों ग्राफ्स को इकट्ठा करें तो लिख सकते हैं क्या हम, हाँ जी बिल्कुल। So जो हॉरिजॉन्टल है वहाँ से शुरुआत करेंगे, E is infinity, यहाँ पे होगा E is 0, बीचों बीच आएगा E is 1, it is greater than 1 and this is E less than 1. So you have all the graphs combined in one single diagram. So ये हो गई 5 चीजें जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करती हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो है कि अगर आपके गुड्स ड्यूरेबल नेचर के हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबल गुड्स, एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर्स या फिर व्हीकल्स, ऑल दीज आर ड्यूरेबल गुड्स। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, विच मीन्स change in quantity supplied, rather proportionate change in quantity supplied is more than proportionate change in price.
मतलब प्राइस अगर 10% से चेंज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड 17, 18 या 19-20% से चेंज होगा, तो ज़्यादा चेंज होगा। ओके, अगर चीज़ें पेरिशेबल है तो इससे उल्टा दिखेगा। पेरिशेबल मतलब क्या? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसी चीज़ें पेरिशेबल गुड्स में आती है। यहाँ पर आएगा आपका ई लेस देन गुड, लेस देन 1। तो हियर कमोडिटीज आर लेस प्राइस सेंसिटिव एज पर द सप्लाई इज कंसिडर्ड। तो अगर क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस को कंपेयर करें तो 10% चेंज इन प्राइस will lead to only 5% change in quantity supplied for E less than 1. Okay. अगला है time factor. In long period it is always greater than 1 and in short period it is always less than 1. Means in long period quantity supplied is more price sensitive as compared to short period. Once again, in long period quantity supplied is more price sensitive as compared to short period. Okay, third is availability of facilities. अगर अच्छी facilities available है तो E is greater than 1. कौन सी facilities? Transportation, roads जैसी जो facilities हैं, या ट्रांसपोर्टेशन में वैसे गुड्स एंड ह्यूमन बींग्स दोनों का ट्रांसपोर्टेशन आएगा। सो या फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगी। सो अगर फैसिलिटीज आर बेटर तो योर सप्लाई ई अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1 एंड अगर आपके फैसिलिटीज कम हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन 1। द नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजुअली कम होता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है ना तो विच मीन्स हमारा बहुत ज़्यादा कैपिटल ब्लॉक होता है बिकॉज वी इनकर अ लॉट ऑफ कॉस्ट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम अगर हमारी सेंसिटिविटी दिखाना स्टार्ट करें, सप्लाई की सेंसिटिविटी दिखाना स्टार्ट करें, तो प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा कैपिटल फंसा का फंसा रहेगा जो मैंने कॉस्ट में इन्वॉल्व किया था। तो कल को सपोज आप मर्सिडीज बनाते हैं जहाँ पर आपकी फिलहाल में मार्केट में प्राइस चल रही 50 लाख, जो किसी वजह से गिर के हो जाती है 47 लाख रुपीज़ या 46 लाख रुपीज़। ये देखते हुए आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैं कल मर्सिडीज कम बेचूंगा। क्यों? अगर आपने ऐसा किया ना तो आपका जो बहुत सारा कॉस्ट फंसा हुआ है ना तो वो रिकवर ही नहीं होगा। तो प्राइस कम ही सही, देयर इज नो अदर वे राउंड बट टू सेल द प्रोडक्ट्स एट अवेलेबल मार्केट प्राइसेस, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उस समय हाई है। यहीं जहाँ पर मेरा ज़्यादा कॉस्ट फंसा नहीं है, मैं वेट कर सकती हूँ कि मार्केट में प्राइसेस फिर से फेवरेबल हो जाए और मैं बेचना फिर से स्टार्ट कर दूँ। फेयर। अगला है नेचर ऑफ इनपुट्स। अगर इनपुट्स बहुत आसानी से अवेलेबल हो तो सप्लाई इज मोर इलास्टिक, और इनपुट ज़्यादा आसानी से अवेलेबल ना हो तो सप्लाई इज लेस इलास्टिक। ओके, इनपुट्स मतलब क्या? आपके प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, दीज आर कॉल्ड एज इनपुट्स। रॉ मटेरियल या फिर वॉट एवर मशीनरी इज रिक्वायर्ड या फिर द लेबर वर्क दैट इज रिक्वायर्ड, इफ ऑल दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट देन सप्लाई इज मोर सेंसिटिव और इलास्टिक। बट अगर इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है या फिर स्कैर्सिटी हो जाती है बार बार, देन इट इज लेस इलास्टिक। द लास्ट वन इज रिस्क टेकिंग। ओके, अगर एंटरप्रेन्योर बेहद विजनरी है और रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरता तो ऐसे सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा होती है। मतलब if the entrepreneur's attitude is to take a lot of risk then elasticity of supply will be more. अगर वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो elasticity of supply will be lesser.
सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके आगे का टॉपिक है इक्विलिब्रियम, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। सो इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी एक्चुअली वेरी इजी। ये मैं आपको समझाऊंगी अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट।